नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेके गाइडेंस और मैं हूं आपके साथ विक्रम यादव। इस प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। नॉन स्टॉप 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ मैं हाजिर हूं। बिल्कुल देर ना करते हुए सीधे सीधे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए बेटा, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की जो खेल विधि आधारित होती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है बेटा। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। चूंकि खेल में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक आधार पर बहुत अच्छी मानी गई है। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा सी। कौन सा बेटा? सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दूसरा रीजन ये है कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से भी वो बच्चे समुन्नत होंगे, सशक्त होंगे। ठीक है ना? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। बेटा ये डिसलेक्सिया एक बीमारी है, और डिसलेक्सिया जब बीमारी हो जाती है तो बच्चों को विषय वस्तु को समझने में दिक्कत होती है। तो डेफिनेटली आप सभी समझ रहे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। सी इज राइट आंसर। सी नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन यहां गड़बड़ हुआ है बेटा। बी इज राइट आंसर। कौन सा? बी इज राइट आंसर, सी ये होना चाहिए। पठन विकार से संबंधित बीमारी है डिसलेक्सिया, ध्यान रखिएगा। पठन विकार से संबंधित है। मानसिक विकार की जहां तक बात है और व्यावहारिक विकार की जहां तक बात है, तो ये न्यूरो सिस्टम से इसका रिलेशन होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और गणितीय विकार की जहां तक बात है, तो इसका संबंध जिस बीमारी से है उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं बच्चा? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है ना? डिस्कैलकुलिया एक बीमारी होती है और इसका संबंध होता है गणितीय विकार से, यानी गणित संबंधी जो दिक्कतें होती है बच्चा, उसके लिए जिम्मेदार होता है डिस्कैलकुलिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं, है ना, जिन्हें कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, ऐसे जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा होना चाहिए? बेटे एक बात समझ लेना, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं, अगर सामान्य बच्चों से हम उन्हें अलग कर देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। उनको ये लग सकता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से हम सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। इसलिए विशेष रूप से जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध डेफिनेटली दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। जो जरूरी संसाधन है वो संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं, या टीचर को एक्स्ट्रा स्किल के साथ क्लास में आना चाहिए, लेकिन जरूरतमंद बच्चों का सही प्रोग्रेस हो सके, वो भी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार कर सके, सामान्य बच्चों के जैसा जीवन जी सके। इसके लिए जरूरी है कि उनके अंदर हीन भावना ना आने दी जाए। उसके लिए शिक्षण कार्य को इतना बढ़िया समुन्नत किया जाए, संसाधनों की इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी जाए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और सामान्य बच्चों जैसा एक दिन वो भी व्यवहार करने लगे। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। देखो प्रक्रम, ये प्रा क्या है? उपसर्ग है, इसको आप प्रा हटा दो। अधिगम के क्रम में अभिप्रेरणा, यानी बच्चा अगर सीख रहा है तो अभिप्रेरणा कितना योगदान करती है या किस प्रकार का योगदान करती है? देखिए ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो बेटा एक बात समझ लो कि अधिगम के क्रम में अभिप्रेरणा क्या करती है? हमारे अंदर रुचि का सृजन करती है। जब तक बच्चे अभिप्रेरित नहीं होंगे, जब तक बच्चों को प्रेरित नहीं किया जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा के माध्यम से, जब तक बच्चों को हम पुश नहीं करेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर रुचि नहीं आएगी, और जब तक रुचि नहीं आएगी अच्छा अधिगम हमारे बच्चे नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा योगदान है क्या? डी इज राइट आंसर, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। जो नए नए बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनको हम प्रेरित करें ताकि उनके अंदर रुचि का विकास हो और वो सीखने में समुन्नत हो सकें, सीखने में सक्षम हो सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है,
बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। बेटा न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं, फिर वही बात आती है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रयास ये होना चाहिए, बच्चा न्यून दृष्टि का है ना, मतलब दोनों आंखों से ऐसा तो है नहीं कि दिख नहीं रहा है, न्यून दृष्टि है यानी कम दिख रहा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर हीन भावना ना आने पाए और वो भी सामान्य बच्चों जैसा अपने आप को फील कर सकें, तो निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, नहीं, विशेष बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, इससे बच्चे के अंदर हीन भावना का विकास हो सकता है। तो डेफिनेटली सी इज राइट आंसर। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। हाँ ठीक है, ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। बच्चा कम देख रहा है तो वो अच्छे से सुन सके और विषय वस्तु को अच्छे से सीख सके, इसके लिए ऑडियो सीडी का सहारा लेना चाहिए और बच्चे के साथ सामान्य व्यवहार करना चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ बिठाना चाहिए, सामान्य बच्चों जैसा ही उनके साथ बिहेव करते हुए उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बेटा श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? देखो श्यामपट्ट को किस शिक्षण सामग्री के समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? पहला श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा दृश्य श्रव्य साधन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, श्यामपट्ट बोलता तो है नहीं, तो भाई ये श्रव्य साधन तो हो नहीं सकता, ये तो गलत ही है। दृश्य श्रव्य साधन ये भी नहीं हो सकता, ये केवल क्या है बेटा, ये दृश्य साधन है। श्यामपट्ट पर कोई चीज गुरुजी लिखते हैं तो बच्चे उसे देख सकते हैं, उससे उसको सुन तो सकते नहीं है, तो डेफिनेटली बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बेटा निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना या डी सभी सही है। तो शिक्षण की कुशलता से, भाई श्यामपट्ट पर अगर ये शिक्षण कुशलता से संबंधित ना होता श्यामपट्ट पर लिखना, तो श्यामपट्ट का यूज क्यों होता? दूसरा प्रश्नों को हल करना ये भी बेटा शिक्षण कुशलता से संबंधित है, और प्रश्न पूछना इससे भी ये भी शिक्षण कुशलता से निश्चित रूप से संबंधित है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी, उपरोक्त सभी सही है। शिक्षण कुशलता से तीनों संबंधित है, चाहे श्यामपट्ट पर लिखने की बात हो, प्रश्नों को हल करने की बात हो या प्रश्न पूछने की बात हो, ये तीनों के तीनों शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बेटे कक्षा में जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न पूछेंगे, जब तक उनके अंदर कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होगा वो प्रश्न पूछेंगे नहीं। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर क्वेश्चन तो पैदा होता है लेकिन संकोच बस प्रश्न नहीं पूछ पाते। नहीं, टीचर को साइकोलॉजिकल ढंग से बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि आपके मन में जो दुविधा हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप उसे अवश्य पूछें। तो टीचर को चाहिए कि बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका जीवन समुन्नत होता है। तो सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने? किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो ये तथ्यात्मक क्वेश्चन है। ए नहीं, बी नहीं, सी यस, फ्रोवेल ने। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किया था मिस्टर फ्रोवेल ने। किंडरगार्टन पद्धति मारिया मॉन्टेसरी, ये भी गलत है। मॉन्टेसरी जी की जहां तक बात है, पहले तो मैं ये बता दूं, टीपी नन और स्पेंसर ये दोनों बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं और इनका संबंध कहां से है? ब्रिटेन से है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ब्रिटेन के साइकोलॉजिस्ट हैं। मारिया मॉन्टेसरी बेटा ये इटली की चिकित्सक हैं। कहां की? इटली की चिकित्सक हैं, इटली की चिकित्सक हैं। और इनके बारे में एक बात और बता दूं, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया। किस शिक्षा पर बच्चा? बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष जोर दिया। इनका मानना है कि बच्चों को बिल्कुल दबाव में नहीं लाना है, बच्चे के मूड को, बच्चे की भावना को, बच्चे की रुचि को देखते हुए आपको बच्चों को साइकोलॉजिकल ढंग से आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर इनका बहुत जोर रहा है। इटली की चिकित्सक हैं, बहुत अच्छा इन्होंने
शिक्षण के क्षेत्र में भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ठीक है, शिक्षण की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? सी फ्रोबेल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। गार्जियन कभी नहीं आ रहा मिलने में विद्यालय के लिए। गार्जियन को आना चाहिए, समय समय पर स्कूल के द्वारा गार्जियन को बुलाया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, वहां पेरेंट्स मीटिंग में कई गार्जियन है नहीं जा पाते। तो अगर कोई अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए? एज ए टीचर बच्चे की उपेक्षा करेंगे। उसके बच्चे की उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत है। उपेक्षा नहीं करना है बेटा, गलत है। अभिभावक को लिखेंगे, चलो ठीक है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पहले तो अभिभावक को लिखेंगे, ये भी ठीक है कि हाँ चलो ये नहीं, आपको आना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में आपसे डिस्कशन करनी है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो सी इज राइट आंसर। बिल्कुल टीचर का दायित्व तो है कि वह गार्जियन से स्वयं मिलने जाए। हो सकता है कुछ ऐसा कारण हो कि वह गार्जियन नहीं आ पा रहा हो, तो जरूरत है इस बात की कि टीचर इस बात को समझे और गार्जियन से स्वयं मिलने जाए। अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। वजह जानने की, आप क्यों नहीं आते हैं, आपके बच्चे में यहां पर प्रोग्रेस की अभी जरूरत है, इन चीजों पर ध्यान देना है। इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो टीचर को गार्जियन से मिलने जाना चाहिए। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सांप्रतिक का मतलब होता है समकालीन। सांप्रतिक का मतलब होता है बेटा समकालीन, ठीक है ना? तो बचपन के दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। या डी, बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। कौन सा आंसर सही होगा? तो बचपन के लिए जो दृष्टिकोण है, जिसकी मान्यता है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे कल्चर में, डेफिनेटली बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है, ठीक है ना? देखो, जिसका बचपन सही नहीं होगा उसका पूरा जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है बेटा। इसलिए बचपन को संवारने के लिए गार्जियन को भी, टीचर को भी, दोनों तरफ से प्रोग्रेस होना चाहिए, दोनों तरफ से पुश होना चाहिए, साइकोलॉजिकल ढंग से बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वो अवधि है जब बच्चे की भावी जीवन की नींव पड़ती है। शैशवावस्था में बच्चे की भावी जीवन की नींव पड़ती है और नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि होती है। निश्चित रूप से यह बचपन के दृष्टिकोण की मान्यता के लिए बेस्ट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में टीचर को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए, यानी ऑथेंटिक पठन परीक्षण हेतु, ऑथेंटिक तरीके से जो पढ़ाया गया है उसका परीक्षण करना है, तो उसके लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में टीचर को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्या परामर्श दिया जाता है? ए, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। आइए पहले ऑप्शन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, ये बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि बच्चे इससे हदस जाएंगे। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी यंग नहीं हुए हैं, तो छोटे बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से हमको डील करना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा। इस तरह की भावना अगर बच्चों में आ जाएगी तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ए गलत है बेटा। बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तो मुख्य प्रश्न है जिसे एग्जाम में आना है, उन प्रश्नों को चिन्हित करके बच्चों को पढ़ा दिया जाए। ये तो नकल हो गई, एक प्रकार से इनडायरेक्टली ये नकल हो गई, तो ये भी गलत है बेटा, ये भी गलत है। सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। भाई, जो निम्न कोटि के पाठक हैं उन्हें ऐसी सुविधा दे देना कि एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें, ऐसा नहीं करना है।
तो ये भी ऑप्शन गलत है, डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जिस तरह का प्रश्न एग्जाम में आने वाला है उससे रिलेटेड प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए ताकि बच्चा आने वाले एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके और उसे ये भी ना लगे कि हमें वो क्वेश्चन बता दिया गया जो एग्जाम में आना है। नहीं, समान प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कराया जाए जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बच्चे का मोरल अप होगा, इससे बच्चे के अंदर नकल ना करने की क्षमता भी विकसित होगी और स्वाभाविक रूप से बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा। जो बच्चे असंगठित घर से आ रहे हैं, असंगठित घर से का क्या मतलब है बेटा? ऐसा घर जहां पढ़ाई लिखाई का ऐसा माहौल नहीं है, जहां पर गार्जियन आपस में ही तू मैं करते रहते हो, मम्मी पापा झगड़ते रहते हो और आस पड़ोस का माहौल अच्छा ना हो। ऐसे माहौल से आने वाला जो बच्चा होता है कठिनाई अनुभव करेगा। किसमें? सुनिर्मित पाठों में, जो पाठ निर्माण किए गए हैं उसमें कठिनाई महसूस करेगा। नियोजित निर्देश में, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें कठिनाई अनुभव करेगा। स्वतंत्र अध्ययन में, उसमें कठिनाई अनुभव करेगा, या अभ्यास पुस्तिकाओं में कठिनाई अनुभव करेगा। तो बेटा याद रखो, जो असंगठित घर से आने वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा कठिनाई अगर किसी चीज में महसूस करेंगे तो वो करेंगे स्वतंत्र अध्ययन में, पढ़ाई में, क्योंकि उनका दिल और दिमाग घर की दकियानूस बातों में लगा हुआ है। मम्मी पापा लड़ रहे हैं, मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गंदे बच्चे हैं, वहां की संगत का असर बस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए जो असंगठित घर से आने वाले बच्चे हैं सबसे ज्यादा कठिनाई का अनुभव करेंगे, पढ़ाई लिखाई में इसका असर पड़ने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि गार्जियन को अपने बच्चों के सामने बहुत हेल्दी माहौल रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। चलिए बेटा, आप देखते हैं एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? बच्चा इंटेलिजेंट है, क्या करेंगे आप? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? अगर बच्चा बुद्धिमान है तो संतुष्ट रहेंगे? नहीं, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, यह भी गलत। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? संतुष्ट नहीं रहना। बुद्धिमान है तो उसे और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो पहला गलत है। दूसरा, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए तो बच्चा आया है, अगर बुद्धिमान है तो पढ़े ना। इसका मतलब यह ऑप्शन भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित किया जाए, उसका प्रोग्रेस और जिस तरीके से ज्यादा हो सकता है उसके लिए हमें प्रेरित करना है। बेस्ट ऑप्शन है सी, बेस्ट ऑप्शन है सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप एज अ टीचर क्या करेंगे? जब बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उसका चित्त नहीं लग रहा है पढ़ने में, उसका मन ऊब रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं भैया, बाध्य नहीं करना है, ठीक है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। क्यों भाई, पढ़ने आया है, छोड़ने के लिए क्यों कहेंगे? गलत बात है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। तो आप टीचर किस बात के हैं? आप बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, समझ रहे ना। बच्चों को हमें पुशअप करना है, बच्चों को स्वाभाविक रूप से ग्रो कराना है, बच्चों का विकास करने के लिए हम टीचर नियुक्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, डी यही सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। पहले तो आप प्रयास कीजिए कि अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, अगर बच्चे की चित्तवृत्ति अध्ययन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनकी रुचि को महसूस करके उस तरह का कोई टॉपिक उठाएंगे जिससे बच्चा पढ़ाई में इन्वॉल्व हो सके, या अपने विषय के अनुसार कोई रुचिपूर्ण बताने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड कोई ऐसी बात बताने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चा विषय वस्तु में इन्वॉल्व हो सके। डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर है और बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? बेटा देखो, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहलाता है या कहा जाता है क्या? बेटे एक बात बता दूं, सुन लेना। जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के लास्ट में बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। मैं बताता हूं ऑफलाइन क्लास में भी कि बच्चे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं बाल्यावस्था के लास्ट में, यानी कि तार्किक रूप से सोचने का बीजारोपण हो जाता है बाल्यावस्था के लास्ट में। लेकिन तार्किक अवस्था अगर पूछा जाए तो वो किशोरावस्था होगा। यहां पर ऑप्शन अलग प्रकार से है और ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे
आपके सामने है, तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवेदीगामक अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था का मतलब संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो मैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं। जीन पियाजे बहुत बढ़िया साइकोलॉजिस्ट हैं और जीन पियाजे से हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा, यह बात ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा यूपी टेट एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीन पियाजे से क्वेश्चन आता हो। मुझे उम्मीद है कि इसमें से एक से दो प्रश्न, कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, लेकिन प्रायः देखा गया है कि दो क्वेश्चन जीन पियाजे से आ जाता है। तो जीन पियाजे बेटा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। कहां के बच्चा? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, और इसके बारे में जीन पियाजे जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। इन्होंने बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला क्या है? संवेदी गामक अवस्था। पहला क्या है बच्चा? संवेदी गामक अवस्था। और दूसरा है बेटा, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है बेटा, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये ध्यान रखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है बच्चे, इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, देखो अब ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इसका समय समझ लीजिए। इसका समय है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय है 11 से 15 वर्ष। 15 या 16 वर्ष आप कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन रहे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है ना? तो ये जो 4 अवस्थाएं हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे के अनुसार, वो मैंने बताया। जहां तक बात क्वेश्चन की है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो याद रखना बेटा, सोचना शुरू करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बच्चा किसी विषय वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लास्ट में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। लेकिन तार्किक अवस्था अगर पूछी जाए कि कौन सी है, तो बेटा याद रखना उसके लिए आंसर सही हो जाएगा औपचारिक अवस्था। उसके लिए क्या सही हो जाएगा बेटा? औपचारिक अवस्था सही हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? बौद्धिक विकास के 4 स्तर कौन से हैं? अभी अभी उसका जिक्र हुआ है। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा नहीं। कोहलबर्ग ने बेटा नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। किसने? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने? कोहलबर्ग ने। और इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास की कितनी अवस्था बताई है इन्होंने? 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। ठीक है ना? और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण बताए हैं। ये जब नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहां पर बढ़िया बताएंगे। ठीक है ना? जहां तक इरेक्शन की बात है, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा बेटा? मनोसामाजिक सिद्धांत इरेक्शन ने दिया है। मनोसामाजिक सिद्धांत ये इरेक्शन का है। ठीक है, चलिए स्किनर का सिद्धांत जो है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये किसका है? स्किनर का है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हम ये बात बता चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा मिस्टर जीन पियाजे। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना था। किसने? जीन पियाजे ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उनके अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए निषेधात्मक, निगेटिव नहीं भैया, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बी संवेदनात्मक, या सी
बी संवेदनात्मक, सी अग्र सक्रिय या डी उदासीन। ये भी गलत है। आपके सामने दो ऑप्शन है, बी या सी, दोनों में से एक सही हो जाएगी। संवेदनात्मक ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय। कौन ऐसा गार्जियन है जो नहीं चाहता है कि उसका बेटा जीवन में आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करे, अधिगम प्राप्त करे और अपने जीवन में खुशहाल रहे? तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वो बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे का विकास बहुत बढ़िया हो सके। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है बेटा। और ऑप्शन आपके सामने ये रहा, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। बेटे जो संज्ञानात्मक विकास है, अगर उसको हमें सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करना है तो किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बढ़िया कहां किया जा सकता है? खेल के मैदान में? नहीं भैया, खेल के मैदान में कुछ ना कुछ सीखेगा बच्चा, सही बात है। घर में भी कुछ ना कुछ सीखेगा, सही बात है। ऑडिटोरियम में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। मार्केट में गया तब भी कुछ ना कुछ सीखेगा। लेकिन संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से अगर बच्चा सीख सकता है तो वो कहां सीख सकता है? विद्यालय और कक्षा में। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, डाट डाट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको प्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? चार ऑप्शन है, किसको मान लिया जाए? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये बताता है कि ये अनुप्रेरित यानी अभिप्रेरित शिक्षण का इंडिकेटर है? ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अगर कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति है, इसको अभिप्रेरित शिक्षण कहेंगे। बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, जो रेमेडियल कार्य दिया जाता है, जो रेमेडियल क्लास लेता है टीचर, इसको अभिप्रेरित शिक्षण माना जाए। या सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। या डी, कक्षा में पूर्ण नीरसता। बेटा अभी इसी क्लास में जो 30 क्वेश्चनों की नॉन स्टॉप श्रृंखला आप सुन रहे हैं, इसी क्लास में मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि अभिप्रेरणा से बच्चे के अंदर रुचि का सृजन होता है, और जब बच्चे के अंदर रुचि का सृजन होगा तो बच्चा विषय वस्तु का अधिगम बहुत बढ़िया हासिल कर पाएगा। तो अभिप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में किसे विवेचित किया जाए? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चा बार बार आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब है टीचर बहुत अच्छा है और टीचर से बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो भी डाउट होता है बच्चे अपने टीचर से डिस्कशन करते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इसे अभिप्रेरित या अनुप्रेरित शिक्षण के इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक टीचर को क्या करना उचित है? क्लास नीरस ना हो, क्लास रुचि पूर्ण हो, इसके लिए एक टीचर को क्या करना उचित है? श्याम पट का प्रयोग करे, कहानी कहे, चर्चा करे या प्रश्न पूछे। चार ऑप्शन आपके सामने है। बेटा एक चीज समझ लेना, आप खुद बच्चों के साथ बैठ करके इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि अगर बच्चों से प्रश्न पूछा जाए, देखो कहानी में भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सही बात है। चर्चा करो तब भी बच्चे कुछ न कुछ रहते हैं। श्याम पट का प्रयोग करो तो भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन बेटा विद्यार्थियों के अंदर अगर रुचि को बनाए रखना है, तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चों से प्रश्न भी पुटअप करते रहें, और प्रायः प्रयास ये करें कि ऐसे क्वेश्चन भी बीच बीच में सम्मिलित करें जिसे आप खुद जानते हैं कि बच्चा इसका आंसर कर देगा। इससे पॉजिटिव मोरल उसका अप होता है, पॉजिटिव ढंग से उसका मोरल अप होता है और बच्चा अभिप्रेरित हो जाता है, रुचि उसकी बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में एक पीरियड ही बना दिया जाता है खेल के लिए। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों जरूरी है, क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। बेटे एक बात समझ लेना कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित नहीं है कि शारीरिक रूप से मजबूत हो, उनको भीम बनाना नहीं है, उनको खली नहीं बनाना है, लेकिन शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, इसके लिए भी नहीं, समय बिताने में सहयोग होगा। अरे समय बिताने थोड़ी ना आए हैं, स्कूल पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। तो डेफिनेटली डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। जब बच्चे विद्यालय में खेलेंगे, एक दूसरे बच्चे के साथ आपस में सामाजिक सहयोग की भावना उनके अंदर विकसित होगी, और जिंदगी में कैसे एक दूसरे का सहयोग लेकर के कैसे संतुलित जिंदगी जिया जा सकता है, व्यावहारिक ढंग से बच्चे सीख सकेंगे। तो डेफिनेटली विद्यालय में खेलना उचित है, इससे बच्चों के अंदर सहयोगात्मक और संतुलन की भावना का विकास होता है। डी इज राइट आंसर। आइए
आइए बच्चा, परिवार एक साधन है, ये क्वेश्चन है, देख लो बेटे, परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का? तो पहले सीख लो बेटा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसको जरा समझ लो। औपचारिक शिक्षा, अच्छा, औपचारिक शिक्षा समझ रहे ना? तो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? किसी प्रॉपर स्थान पर, प्रॉपर टीचर के द्वारा, समय की अकॉर्डिंग, डे बाय डे जो बच्चों को अधिगम प्रदान किया जाता है वह कहलाती है औपचारिक शिक्षा। समझ रहे ना? नियत समय पर, नियत स्थान पर, नियत टीचर के द्वारा डे बाय डे क्रमवार जो बच्चों को सिखाया जाता है वह औपचारिक शिक्षा है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा की जहां तक बात है बेटा, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें कोई बच्चा कहीं भी कुछ भी सीखता रहता है, घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, खेल के मैदान में, चौराहे पर, कुछ न कुछ डे बाय डे बच्चे सीखते रहते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। और औपचारिक शिक्षा एक प्रॉपर ढंग से, जैसे 6 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे प्राइमरी में अपना एडमिशन लेते हैं तो वहां से जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाएगी। तो परिवार एक साधन है किसका? आप समझ गए होंगे, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार किसका साधन है बेटे? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कक्षा में समय अनुवर्ती होना, समय का पाबंद होना, यह भी ठीक है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये भी ठीक है। एक सुवक्ता होना, ये भी ठीक है। बेटे सही तो सब है, गलत कोई नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी टीचर की। समझ गए बच्चा? चलिए आइए आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अगर बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय बच्चा है, तो उसे कैसे सही मार्ग पर लाएंगे, कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम दे देंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा अगर बहुत एग्रेसिव बच्चा है, बहुत सक्रिय बच्चा है, तो टीचर क्या करता है? टीचर उस बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे देता है क्लास में। जैसे कि बेटा आपकी जिम्मेदारी है श्याम पट साफ करना, आपकी जिम्मेदारी है कोई चीज कहूं तो आके श्याम पट पर लिख देना, अगर वो लिख पा रहा है तो। समझ रहे ना? तो बहुत एक्टिव बच्चा है, बहुत सक्रिय बच्चा है, तो उसे क्लास में कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है ताकि उसकी सक्रियता पर, उसकी ओवर सक्रियता पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाए, और ऐसा होता भी है। सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसका मतलब है अलग अलग जाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की भावना है, जो बच्चों का विचार है, जो वृत्ति है, वो साधारणतया किस पर आधारित होती है? तो भैया जैसे जेकर माई बाप वैसे वो कर लड़का। समझ रहे ना? माता पिता के आचरण, माता पिता के स्वभाव, माता पिता के व्यवहार, घर के वातावरण, घर के लोगों के सदस्यों के व्यवहार और उनके आचरण का प्रभाव निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर पड़ता है। ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया वैसी ही होती है बेटा जैसे उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति होती है। जैसे जिसके माता पिता होंगे, जैसे जिसके माता पिता के संस्कार होंगे, व्यवहार होंगे, उसका असर उसके बच्चे पर देखने को मिलेगा। किसी गांव में कोई बच्चा है, अगर उस गांव में अलग अलग जाति समूह के लोग रहते हैं, तो माता पिता और घर के लोगों का जैसा स्वभाव होगा, उन अलग समजातीय लोगों के प्रति जैसा विचार होगा, जैसी भावना होगी, उसका असर आपके बच्चे में भी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि के बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। 2 मंद बुद्धि के बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे बेटा? समझ रहे ना? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। मंद बुद्धि का बच्चा है तो उसे क्लास में नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और क्लास में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, में बैठने के लिए बोलेंगे, बैठाने के लिए बोलेंगे। भाई आप
जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे कहेंगे कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए जो क्लासरूम बना है उसमें बैठाइए। नहीं, ये गलत बात है। मंदबुद्धि का बच्चा है तो आप उसे अलग क्लासरूम में नहीं बैठा सकते। ये भी ऑप्शन गलत है बेटा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। हाँ, ये मिल गया, ये मिल गया। मंदबुद्धि के बच्चे हैं, उन्हें क्लास में बिठाना पड़ेगा और उन बच्चों का सही प्रोग्रेस हो सके, इसके लिए आपको एज ए टीचर अपने अंदर वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि मंद बुद्धि का बच्चा भी एक दिन सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाए। आपको अपनी कमियों पर ध्यान देना होगा, बच्चों को अलग थलग करने की जरूरत आपको नहीं है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन आ गया बेटा। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कुबेरपति हो, गरीब अध्यापक नहीं होता। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, ए उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ये गलत है, गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। नहीं, इसका क्या मतलब है भैया? बच्चे पढ़ाने हैं कि आपको वहां डीलिंग करनी है? जी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है जी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्धि से क्या मतलब है? आप टीचर हैं, आप पढ़ाइए, प्रसिद्धि है तो अच्छी बात है। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो प्रसिद्धि तो मिल ही जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मतलब है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्नता से मतलब ये है। ठीक है ना? सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन का मतलब है कि संवेदना के स्तर पे बच्चा समायोजित कर पा रहा है, ठीक ढंग से किसी स्थान पर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं। अगर क्लासरूम में है तो क्लासरूम में अपने आप को समायोजित कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर बच्चा संवेगात्मक रूप से समायोजन कर पा रहा है तो उसके व्यक्तित्व निर्माण में भी सही है, बिल्कुल सही है, ए सही है, ए तो सही है। कक्षा शिक्षण में, क्लास में जो टीचिंग हो रही है उसमें भी वो विषय वस्तु को बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करेगा, बहुत सही है। अनुशासन में भी, तो संवेगात्मक रूप से समायोजित करने वाला बच्चा अनुशासन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन भी उस बच्चे में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी। अगर आप बच्चा संवेगात्मक रूप से समायोजित कर सक रहा है, अगर बच्चा उचित ढंग से समायोजन कर पा रहा है क्लास में या विद्यालय में, तो उसके व्यक्तित्व निर्माण में भी उसका असर देखने को मिलेगा और जो टीचिंग हो रही है उसमें भी वो प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु को सीख सकेगा और अनुशासन में भी वो सबसे अच्छे बच्चों की श्रेणी में माना जाएगा। तो डी इज राइट आंसर, सभी सही हैं। आज के सेशन का ये समापन है। 30 क्वेश्चन की नॉन स्टॉप श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। बेटे, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपकी कोई सलाह है, कोई एडवाइस है तो उसे भी जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके कमेंट के अनुसार चीजों को हम आगे ले चलने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है ना? अगले सेशन में मिलते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगामी यूपी टेट एग्जाम में परचम लहराएंगे और परचम लहराकर हमें लड्डू भी खिलाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।